दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान बहुत भागता है। वो पीछा छुड़ाना चाहता है इनसे, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हो, जितना भी अमीर हो या जितना भी गरीब हो, सारे लोग इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इनसे पीछा छुड़ाया जा नहीं सकता। आखिर ये दो चीजें कौन कौन सी है? एक है मृत्यु, और दूसरा टैक्स। जी हाँ, ये दो चीजें ऐसी है जिससे हर इंसान पीछा छुड़ाना चाहता है। बट ये दो चीजें उसे कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। आप इन दो चीजों से कभी नहीं बच सकते हैं। तो आखिर आप भी सोचेंगे कि आज अचानक मैं टैक्स की बात क्यों कर रहा? तो उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है, एक बहुत बड़ा तब्दीली होने वाली है। तो तब्दीली क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता होगा हालिया दिनों में हम लोगों का बहुत ज्यादा ट्रेड वॉर्स चला है अलग अलग कंट्रीज के साथ। और टैरिफ वॉर तो अमेरिका के साथ चल ही रहा है। ऐसे में क्या हो गया है कि हमारी जो लोकल कंपनीज है उनको बहुत घाटा हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से पहले हुआ करती थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेने का सोचा है जिससे इन इंडस्ट्रीज को घाटा ना हो और ये इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर सके और इंडिया का जीडीपी भी अच्छे से ग्रो कर सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो अभी जीएसटी में 5 स्लैब्स होती है, बेसिकली अभी जीएसटी में 5 स्लैब्स होती है। एक 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। 0% यानी कि उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती है, वो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और रोजमर्रा की बहुत ही बेसिक बुनियादी चीजों पे लगाया जाता है, यानी कि वो बिल्कुल फ्री है, जीएसटी उसमें नहीं लगाई जाती है, बस उसमें आपको प्राइस देना पड़ता है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 टाइप का जीएसटी हम लोग पे करते हैं, एक 5%, एक 12, एक 18 और एक 28। तो गवर्नमेंट ने अभी सोचा है कि 28% और 12% जीएसटी का जो स्लैब उसको हटा दिया जाए, और सिर्फ जीएसटी का स्लैब को और आसान बनाने के लिए 5% और 18% में कर दिया जाए। हुई ना कमाल की बात? अगर ये चीज होती है तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। यानी कि जो जो चीज में अभी जीएसटी 28% लगता है, जैसे लग्जरी गाड़ी, एसी, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सारा 10% तक सस्ता हो सकता है। और आपका मोबाइल रिचार्जेस, टेलीकॉम, ये सब भी 5% सस्ता हो सकता है। जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, और जिनसे इन कंपनीज को मुनाफा होगा, जो मुनाफा इनको नहीं हो रहा था या जो घाटा इनको एक्सपोर्ट में हो रहा है, वो मुनाफा इधर से इनका मैनेज हो जाएगा। और ये जीएसटी रिफॉर्म शायद अगले महीने से आपको देखने को मिल जाए, मे भी दिवाली से। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही डिटेल्ड क्लास होगा, इसमें हम लोग टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, थोड़ा मोड़ा हम लोग जीएसटी को भी समझ लेंगे, तो हम लोग सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो आज का क्लास जो है वो क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी है, टैक्सेशन, वो भी उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आमतौर पर जानकारी जुटाने के लिए तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है ही। और नीडलेस टू से यूपीएससी एसएससी सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी नोटबुक लेकर के तैयार हो जाए, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं टैक्स पर वापस से आऊं, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय लूंगा और थोड़ा सा एमर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो एमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और होम ट्यूशन तीनों फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। होम ट्यूशन सिर्फ मधुपुर एरिया में लिमिटेड है, ऑफलाइन बैचेस भी सिर्फ मधुपुर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड अभी फिलहाल। बाकी आप ऑनलाइन बैचेस के साथ हैं, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से अपने बच्चों को इनरोल करा सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको डिटेल्स की दरकार होगी होगी किस तरह से क्लास रन होगी, क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, वो आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला सवाल हम लोग का, टैक्स यानी कि कर। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार हम लोग से टैक्स लेती है, जिसको हम लोग कर बोलते हैं। आखिर वो सरकार टैक्स लेकर के क्या करती है? सरकार जितना भी विकास का कार्य करती है, डेवलपमेंट का कार्य करती है, या कोई स्कीम्स चलाती है, वो सारा हमारे ही टैक्स के पैसों से चलाती है। आखिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को अगर हम लोग कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार के पास वो पैसा ही नहीं आएगा जिससे वो सारे कार्य को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में रोड नहीं बना हुआ, वो रोड बन जाता, वो रोड कैसे बन रहा? क्योंकि सरकार के पास टैक्स जाएगी, सरकार के पास कर जाएगी, सरकार उसी पैसा को यूटिलाइज करेगी रोड बनाने में। आपके एरिया में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर लगवाना, पोल लगवाना, सोलर लाइट लगवाना, ये सारे जो खर्चे एक्सपेंसेस है वो कहाँ से आएगी? वो सरकार टैक्स के थ्रू तो कलेक्ट करेगी और फिर जनता के लिए मुहैया करवाएगी। बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है, जैसे गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाना, गरीबों को मुफ्त में राशन देना, बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन करना, वगैरह वगैरह का। तो ये सारी स्कीम्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अभी सी बात है, सरकार को अगर डेवलपमेंट का कार्य करना है, यानी कि विकास का कार्य करना है, सरकार को अगर विकास का कार्य करना है, यानी कि डेवलपमेंट का कार्य करना है, सरकार को स्कीम चलाना है, सरकार को कोई स्कीम चलाना है, ठीक है ना, सरकार को अगर सब्सिडी देनी है, सरकार को अगर कुछ छूट देनी है, सरकार को अगर सब्सिडी देनी है, छूट देनी है, तो इन सारे चीजों के लिए पैसा एक बहुत ही बेसिक नीड होती है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा आएगा टैक्स से, जो जनता से देगी। आपको बता दूं कि सिर्फ झारखंड में, झारखंड सरकार को, हमारी झारखंड सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख में नहीं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, 1.5 लाख करोड़
सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए झारखंड सरकार को चाहिए झारखंड को अच्छे से चलाने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो बुनियादी शिक्षा है उसको देने के लिए, यहाँ पर जो है मिड डे मील स्कीम्स चलाने के लिए, यहाँ पर जो भी सेवाएं चल रही है, यहाँ पर जो भी सरकारी स्कीम्स चल रही है वो सारी स्कीम्स को चलाने के लिए, वो सारी डेवलपमेंट कार्य करने के लिए सिर्फ झारखंड सरकार को इतनी पैसों की दरकार है। तो सोचिए भारत की सरकार, जो देश की सरकार है, उसको कितना पैसा का दरकार होगा। तो हमारी देश की सरकार को, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 30 लाख 30 लाख करोड़ रुपए की दरकार होती है एक साल में, यानी कि सालाना 30 लाख करोड़ रुपए की दरकार होती है पूरी भारत में डेवलपमेंट का काम करवाने के लिए, पूरी भारत में अलग अलग स्कीम्स चलाने के लिए, आयुष्मान भारत वगैरह जो चलता है उसके तहत फ्री इलाज करवाने के लिए, पीडीएस के थ्रू जो राशन वगैरह मिलता है, रोड वगैरह बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रेलवे बनाना, मेट्रो बनाना, एयरपोर्ट्स खोलना, बहुत सारे खर्चा सरकार का होता है, बहुत सारा खर्चा सरकार का होता है, बहुत सारे स्कीम्स को सरकार को चलाना पड़ता है, बहुत सारा कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है। तो इन सारे कार्यों के लिए जो पैसा लगता है वो टैक्स के माध्यम से ही सरकार को प्राप्त होता है। तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि टैक्स का आखिर नीड क्यों है, सरकार क्यों टैक्स लेती है। सरकार की भी अपनी मजबूरी है, अगर सरकार को कार्य करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और जनता को टैक्स देना ही पड़ेगा अगर सरकार को काम चलाना, अगर सरकार से उनको काम चलाना है तो। अब देखिए, ये तो आप लोग समझ गए कि टैक्स का क्या नीड होता है, टैक्स का क्या नीड होता है, ये आप लोग अब समझ गए। इन सब के अलावा सरकार को सैलरी वगैरह भी तो देना पड़ता है, सरकार को सैलरी वगैरह देना पड़ता है। जिनके जितने लोग सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, टीचर्स हो गए, आरपीएफ हो गए, बहुत सारे जवान हो गए, ये सबको सैलरी कहाँ से आएगा, है ना। तो सैलरी वगैरह भी सरकार को देना पड़ता है। तो ये सारे कार्यों के लिए टैक्स की दरकार होती है, टैक्स की आवश्यकता होती है, चलाएगी। इसीलिए राज्य सरकार भी टैक्स लेती है और केंद्र की सरकार भी टैक्स लेती है, सब अपना अपना टैक्स लेती है ताकि वो अपने राज्य को, अपने देश को अच्छे से चला सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग समझ गए कि टैक्स की क्या आवश्यकता होती है। हमारी भारत में टैक्स दो टाइप की है। भारत में टैक्स क्या है, दो टाइप के। वो कौन कौन सी टैक्स है, देखिए हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक होता है, इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टैक्स में आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, हमेशा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहां पर ये लगाया किसी और पे जाता है बट इसका पेमेंट कोई और करता है, यानी कि इसमें बोझ को, बर्डन को यानी कि बोझ को, टैक्स का जो बोझ होता है उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये लगाया मेरे पे जाएगा बट मैं उसको शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर में। ऐसा किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में। कैसे, देखिए, तो मान लेते हैं एक दुकानदार है जो नॉर्मल राशन का सामान, चाय पत्ती, चीनी वगैरह बेचती है, ठीक है ना। तो अब वहां पर देखिए क्या हो गया, वो दुकानदार पे सरकार जो है वो सारा जो वो चीज बेच रहा है उस पर 5% का वो दुकानदार पर टैक्स लग रहा है, शॉपकीपर पर टैक्स लग रहा है। बट वो 5% जो है वो शॉपकीपर, हाँ, वो शॉपकीपर पे तो करेगी सरकार को, बट वो 5% अपने पॉकेट से पे नहीं करेगी, वो 5% हमसे लेगी, हमसे, आम जनता, हम लोग उसे लेगी। जब हम लोग उसके दुकान में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, और हम लोग जाते भी हैं, हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो 50 पैसा का क्यों ना हो, हम लोग हमेशा उसमें टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स आप चाहो या ना चाहो, टैक्स ऐसा चीज है जो हम और आप पे करते ही करते हैं। हमें लगता है कि शायद हम टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, बट सभी लोग टैक्स पे करते हैं। बहुत, हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे होते हैं, है ना, हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ लोग करते हैं जिनका इनकम ब्रैकेट वैसा है, बट नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। बट हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, हर भारत का नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स को पे करता है, ठीक है ना, हर कोई पे करता है। आप बाजार से कोई भी सामान लेने जाते हैं, 50 पैसा की भी वो सामान क्यों ना हो, आप टैक्स सरकार को पे करते हैं। तो यानी कि 5% टैक्स जो है वो दुकानदार जो है वो कस्टमर पे लगा दिया, क्योंकि सरकार ने उस पर लगाया था। तो मान लेते हैं किसी चीज का दाम था 100 रुपया, वो चीज 100 रुपया में मिलने वाला था, बट वो दुकानदार क्या करेगा, क्योंकि उसको 5% टैक्स भरना है, तो वो 105 रुपया हम लोगों से लेगा, और वो ये 5 रुपया को जमा करेगा, और वो सरकार को बाद में जाकर के जमा कर देगा। सुना रहा है, यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर क्या हो गया, सरकार ने ये 5% लगाया, किस पे था, सरकार ने लगाया था ये 5% दुकानदार पे, किस पे लगाया, दुकानदार पे, शॉपकीपर पे। बट पेमेंट उसका कौन कर रहा, पेमेंट कर रहे हैं हम और आप। तो यानी कि यहाँ पे बोझ को क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया, दुकानदार पे लगाया गया, दुकानदार ने वो बोझ को हम पर दे दिया। तो यानी कि जो आम जनता होता है वो जो भी चीज खरीदता है उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए, उसमें जो हम लोग टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो भी लोग उपभोग के लिए सामान खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं उसमें इंडायरेक्ट टैक्स देते हैं, किताब खरीदते हैं उसमें इंडायरेक्ट टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं उसमें इंडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो उनकी जितना भी चीज हम लोग उपभोग के लिए खरीदते हैं, जितना भी चीज छोटा से बड़ा, उसमें सभी हम लोग इंडायरेक्ट टैक्स को देते हैं, और वो लगाया किसी और पे जाता है बट देते हम लोग हैं। तो यानी कि बोझ को यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट किया जा सकता है, बर्डन को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ही जीएसटी आता है, जीएसटी यहीं पर है।
जीएसटी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है। इसको हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। अभी आप समझ गए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जो जिस इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जिसका बोझ को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये लगाया जाता है किसी और पर, बट उसका पेमेंट एंड में कस्टमर करता है। समझ में आ गया आपको। एक और बात, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल होता है, इक्वल यानी कि बराबर लगता है, सब पर बराबर लगता है। अच्छा, ये इसका प्रो है तो यही इसका कौन है, यानी कि ये इसकी अच्छी बात है तो यही इसकी बुरी बात भी है, क्योंकि ये सब पे बराबर लगता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। बोलिए कैसे। अंबानी जी का सैलरी कितना है, उन पे भी यही लगता है सेम, और हम पर भी लगेगा सेम। यानी कि अगर कोई सामान हम खरीदने गए तो हम पर भी 5% का अगर टैक्स लग रहा है, तो अंबानी जी पे भी 5% का ही टैक्स परसेंट पे करेंगे। अब हम दोनों की सैलरी में कितना जमीन आसमान का अंतर है। अंबानी जी करोड़ों अरबों में कमाते हैं और हम और आप सिर्फ हजारों में कमाते हैं, लेकिन हम दोनों को सेम टैक्स पे करना होता है। यानी कि अंबानी जी भी कल को एक अगर कोको कोला खरीदने जाते हैं तो उस पर अंबानी जी को भी सेम टैक्स लग रहा है जो हमको लग रहा है ना। अंबानी जी अगर अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हैं तो अंबानी जी को भी सेम टैक्स लग रहा है जो हमको लग रहा है। अंबानी जी अगर अपने बच्चों के लिए किताब कॉपी खरीदने जाते हैं तो अंबानी जी जो टैक्स देते हैं वही हम और आप भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बराबर है, सबको इक्वल देना पड़ रहा है। तो यही इसकी अच्छी बात है, बट यही इसकी बुरी बात भी है, क्योंकि सबको बराबर देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, अंबानी जी का सैलरी कहाँ और हमारा सैलरी कहाँ। तो ये चीज इसका अच्छा भी है और यही चीज इसका बुरा भी है ना। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक और टैक्स लाया गया जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हैं आप। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक और चीज लाया गया जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, नाम ही से समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट है, ये सीधा है, इसमें कोई टेढ़ा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता है ये। यानी कि ये जिस पे लगाया जाएगा उसी को भरना होगा। यानी कि यहाँ पर बर्डन को या बोझ को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये आप पे लगाया गया तो आप ही को पे करना होगा, अगर ये मेरे पे लगाया गया तो हम ही को पे करना होगा। इसमें कौन कौन सा टैक्स आता है। इसमें आता है कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगाया जाता है, और इनकम टैक्स जो आदमी की सैलरी पे लगाया जाता है, इनकम टैक्स जो हम लोग के सैलरी पे लगाया जाता है। उसका अलग स्लैब होता है, उसको भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा आप लोग के साथ। तो सर माया कि ये इसमें बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें अगर आपके ऊपर लगाया गया तो आप ही को पे करना होगा। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनी पे लगाया जाता है, ये 25% और 35% है। 25% भारतीय कंपनियों पे लगाया जाता है। तो भारतीय कंपनी कौन कौन है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारी भारतीय कंपनी है जिसपे 25% लगाया जाएगा। 35% वो कंपनी है जो विदेशी कंपनी है। विदेशी कंपनी कौन कौन हो गया, नेस्ले हो गया विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी कौन कौन हो गया, नेस्ले हो गया विदेशी कंपनी। फिर आपका जाकर के कोका कोला, ये हो गया विदेशी कंपनी। सैमसंग ये सब हो गई विदेशी कंपनी। तो ये सब पे 35% टैक्स लगाया जाता है, और कॉर्पोरेट टैक्स और जो भारतीय पे लगाया जाता है वो 25% का टैक्स लगाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर आप पे लगा है तो आप ही को देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। तो कंपनीज बहुत अच्छे से इसको क्योंकि अच्छा एक और बात आपको मैं समझा दूं, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे लगाया था, वो रिवेन्यू पे नहीं लगाया था। रिवेन्यू अलग चीज होता है, प्रॉफिट अलग चीज होता है, आपको ये चीज समझना होगा। तो कंपनी जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम से कम दिखाती है ताकि उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। जैसे मान के चलिए, इसको इजी करते हैं। जैसे मान के चलिए एक साल में एक कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपया का सेल किया, 1,000 करोड़ रुपया का सेल किया, तो ये इसका रिवेन्यू हुआ 1,000 करोड़ रुपया का, उसने सामान को बेचा। तो क्या ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है 25%, ये क्या 1,000 करोड़ रुपए लगेगा, नहीं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। आपको समझना होगा कि कंपनी जो है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, बहुत सारे लोगों का लाइफ को अच्छा कर रही है, बेटर कर रही है। कंपनी का अपना कुछ रॉ मटेरियल में भी खर्च होता है, जो सामान को वो लाई है उसमें भी उन्होंने टैक्स दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तब उसको वो सामान मिला है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता। तो ये सारी चीजें कंपनी को करना पड़ता है, कंपनी को सैलरी देना पड़ता है, कंपनी हमारे देश के लिए अच्छी होती है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है ना, सरकार को टैक्स वगैरह जाता है, तो कंपनी को भी कुछ फायदा देना चाहिए। तो सरकार बोलती है जो आपने सामान बेचा, जो आपने रिवेन्यू कमाया, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, जो आपका प्रॉफिट बचा सारा खर्चा करने के बाद उसमें आपको टैक्स देना है। यानी कि मान के चलिए एक साल यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का 31 मार्च, 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर होता है भारत में। तो इनके 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का 31 मार्च के बीच में जो आपने सेल किया, उसमें आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। आपको टैक्स देने का दरकार है जो आपने प्रॉफिट किया। मान लीजिए आपने 1,000 करोड़ रुपए का सेल किया, तो आपको 1,000 करोड़ का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो लगभग 250 करोड़ होगा। तो 250 करोड़ कंपनी को टैक्स देने के दरकार नहीं है। कंपनी को क्या देने का टैक्स दरकार है, सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं 1,000 करोड़ रुपए का सेल होने के बाद कंपनी का जो है वो, कंपनी कैसा दिखाएगी अपना बैलेंस शीट में, पता है कि 500 करोड़ तो उसको सैलरी देने में ही खर्च हो गया।
फिर कंपनी क्या दिखाएगी कि 300 करोड़ रुपया तो उसको रॉ मटेरियल में ही खर्चा हो गया था, है ना, और बाकी सामान में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, मिसलेनियस खर्चा वो दिखा देगी, मान के चलिए 100 करोड़ रुपया का, 100 करोड़ रुपया का कुछ मिसलेनियस खर्चा दिखा देगी। अब कंपनी बोलेगी कि देखिए ये सारा कैलकुलेट करने के बाद मेरा तो 900 करोड़ रुपया खर्चा हो गया भैया, है, 900 करोड़ खर्चा हो गया, मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ प्रॉफिट बचा है, 100 करोड़ प्रॉफिट बचा है। तो अब ये सिर्फ 100 करोड़ जो बच गया है, 100 करोड़, इस पर टैक्स देगी, यानी कि कंपनी अब टैक्स देगी 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का 25% कितना हो गया, 25 करोड़ हो गया, 25 करोड़, यानी कि कंपनी से 25 करोड़ टैक्स देगी। अब आपको समझ में आया? ऐसा मत समझिएगा कि कंपनी ने 1,000 करोड़ की सेल की तो कंपनी 1,000 करोड़ में से 25% का टैक्स देगी, ऐसे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी अपना सारा खर्चा को हटा लेती है, जो उसने इंप्लॉय को दिया, जो इसने रॉ मटेरियल में खर्चा किया, जो बाकी सारी चीजों में खर्च हुआ, वो सारे को डिडक्ट करने के बाद कंपनी का जो सिर्फ प्रॉफिट हुआ है उसमें कंपनी जो है वो सरकार को 25%, या अगर फॉरेन कंपनी है तो 35% टैक्स देती है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डायरेक्ट टैक्स कंपनी कैसे देती है। और इनकम टैक्स जो हो गया ये तो डायरेक्टली इनकम पे लग जाता है, ये तो जो सैलरी पर्सन उनका पैसा ही कट के आता है, सरकार पैसा ही काट के देती है ना। तो ये तो मिडिल क्लास के बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि इनकम टैक्स में बहुत पैसा चला जाता है, इसीलिए इस बार के बजट में कुछ राहत दी गई। इसलिए इस बार के बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि 12 लाख कमाने तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो क्या है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स का ब्रैकेट जो है, इसका एक ब्रैकेट होता है, देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट इनकम टैक्स का, वो आपको समझना होगा। ये इनकम टैक्स का ब्रैकेट है। अगर आपका सैलरी सालाना किस में आता है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका 4 लाख तक है तब तो आपको कुछ भी देने का दरकार नहीं है, सालाना सालाना 4 लाख है तो आपको कुछ भी देने का दरकार नहीं है। अगर 4 लाख से 8 लाख है तो 5% है, और 8 लाख से 12 लाख है तो 10% है। लेकिन मैंने अभी बोला आपको क्या, कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स देने की दरकार नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप, इसमें एक सेक्शन है, इसमें एक सेक्शन क्या है, वो 87A सेक्शन है, 87A। इसके तहत में आप सरकार से रिबेट ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स वगैरह जो सीए हैं वो ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, जब वो फाइल करेंगे आपके यहाँ पे तो 86 जब वो जो सीए वगैरह होते हैं वो ज्यादा जानकारी इसमें रखते हैं, तो जब वो फाइल करेंगे आईटीआर तो सेक्शन 87A के तहत में आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको जीरो ही टैक्स देना पड़ेगा, बेसिकली 0% ही टैक्स देना पड़ेगा आपको। जो भी टैक्स लगेगा वो 12 लाख से ऊपर अगर आपका सैलरी होगा तो लगेगा। और इतना भी ऐसा नहीं, जस्ट नहीं कि इससे 12 लाख से अगर 20,000 ज्यादा हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मार्जिनल बेनिफिट भी सरकार देती है, वो हम लोग किसी और टॉपिक में बात करेंगे। अभी कुल मिलाकर आप समझिए 12 लाख तक आपको टैक्स देने की दरकार नहीं होगी अगर आपको सालाना इनकम 12 लाख, और ये इसी साल से लागू हुआ है, इसी बजट में पेश किया गया था, जिससे मिडिल क्लास को बहुत राहत मिली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक दो और अंतर है जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो तो सब पे बराबर लगता है, जैसे मैं हमने आपको बताया, सब पर बराबर लगता है ना। अंबानी जी के लिए भी वही लगेगा और हम लोग के लिए भी वही लगेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है, इसी चीज को तो दूर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स लाया गया था। डायरेक्ट टैक्स अमीर पर, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, यानी कि अगर आपका इनकम, आई से इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा, इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और इनकम कम है तो टैक्स भी कम लगेगा। यानी कि जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, जाहिर सी बात है, सही बात है। यानी कि अंबानी जी के लिए टैक्स अलग है और हमारे और आपके लिए टैक्स अलग है। कैसे अलग है, देखिए आपको समझना होगा ना। अंबानी जी पैसा भी तो बहुत कमाते हैं, तो अंबानी जी पैसा कमा रहे हैं तो अंबानी जी का तो सैलरी इसको भी पार कर जाएगा, है ना, 24 लाख को भी पार कर जाएगा। तो अंबानी जी 30% टैक्स दे रहे हैं, हाईएस्ट ब्रैकेट जो इनकम टैक्स में वो 30%। तो अंबानी जी 30% जो है वो टैक्स दे रहे हैं। बट हम और आप मान के चलिए कभी खुदा ना खास्ता हमारा इनकम ही ज्यादा हो गया तो हम लोग मान के चलिए अगर इस ब्रैकेट में आ गए तो हम लोग शायद 15% दे रहे होंगे। 15% भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ से 15% निकाला जाता, उसको अलग टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको किसी अगले क्लास में बताऊंगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा यदि आपका इनकम 15 लाख है तो, है ना। ऐसा नहीं है कि 15 लाख का आपको 15% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्लैब्स में आपको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो हम लोग कभी जानेंगे। तो अभी आप बेसिकली जान लीजिए कि अंबानी जी के लिए टैक्स अलग है और हमारे और आपके लिए टैक्स अलग है ना। और यदि हम लोग उससे भी कम कमाते हैं तो हम लोग के लिए कोई टैक्स ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग वीडियोस को देख रहे हैं, हम लोग का इनकम 4 लाख से कम ही में आता है, ठीक है। तो हम लोग का सैलरी उतना नहीं है जिसमें अभी हम लोग टैक्स में, इनकम टैक्स ब्रैकेट में आए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इनकम टैक्स के तहत जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी। तो इनकम टैक्स में हम लोगों ने देखा कि ये जो है था, ये जो है ये एक्चुअल में इक्वल है। इक्वल कैसे है कि जो आदमी ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा सरकार टैक्स देगी, है ना। किसी में 5% ले रही है, किसी से 10 ले रही है, किसी से 15, किसी से 25, किसी से 30, है ना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो वो लोग ज्यादा टैक्स देंगे। और इसी बात है, सरकार के पास जब ज्यादा टैक्स आएगा तो वो सरकार यूटिलाइज करेगी वो सारी चीजों में जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टैक्स का पैसा सरकार कहाँ कहाँ यूज करती है, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या प्रकार है।
तो इनडायरेक्ट टैक्स से क्या क्या प्रकार है? इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है जीएसटी। जीएसटी में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स सेल्स टैक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जीएसटी में क्या है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। बट अब सरकार बोल रही है 12% और 28% को हम हटा देंगे और सिर्फ रहेगा 18% और 5%। और 0% तो अभी से बात है, फ्रेश सब्जी वगैरह जो हम लोग लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह उस पर लगती है, तो उसमें कुछ हम लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगती है, तो वो हम लोग को पे नहीं करना पड़ता। 5% एसेंशियल चीजों में लगती है। 5% किसमें लगेगी? एसेंशियल चीजों में, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती हो गया, आटा वगैरह हो गया, ये सब में 5% लगती है। 12% थोड़ा सा जो कम एसेंशियल है, थोड़ा सा फैंसी चीज हो गया, जैसे घी वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, जैसे 12% लगेगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, जैसे घी हो गया है ना, घी हो गया, जैसे घी हो गया है ना, बटर हो गया, ये सब में 12% लगेगी। 18% को स्टैंडर्ड जीएसटी रेट बोला जाता है, क्योंकि 18% बहुत सारी चीजों में लगती है। जो मोबाइल फोन हम लोग लेते हैं है ना, मोबाइल फोन वगैरह में 18% जीएसटी लगती है। मोबाइल फोन वगैरह में 18% जीएसटी लेती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप लोग खरीदते हैं उसमें 18% जीएसटी लगती है। तो 18% को स्टैंडर्ड जीएसटी रेट बोला जाता है। और 28% को लग्जरी की कैटेगरी में रखा जाता है। 28% लग्जरी, लग्जरी मीन्स जो हमारे लग्जरियस आइटम होते हैं। जैसे लग्जरियस आइटम क्या है, आप बीएमडब्ल्यू लेना चाह रहे हैं है ना, आप बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं है ना, तो उसमें 28% जीएसटी लगेगी। आप एसी वगैरह लेना चाह रहे हैं ना, तो उसमें 28% जीएसटी लगेगी। यानी कि जो लग्जरी आइटम्स है, जिससे इंसान की लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, जो सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें 28% जीएसटी लगती है। तो अभी सरकार इसी जीएसटी को कम करना चाह रही है। 28% वाले को सरकार 18% बना देगी। तो अभी से बात है 10% का रिडक्शन हो जाएगा, तो सामान भी जो है वो 10% आपको सस्ता मिलेगा, है ना। तो इसमें राहत सरकार देगी। और अभी से बात है, जब जीएसटी कम हो जाएगा तो कंपनीज का माल ज्यादा बिकेगा। जब माल ज्यादा बिकेगा तो अभी से बात है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, देश में और रोजगार आएगी, देश में और जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सरकार का भी स्ट्रेटेजी है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। चलो, कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम बनाया जाता है कि किससे हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है ना। बेसिकली 10% रहता है, बट ये कम बेसी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारा कैसा रिलेशन है किस देश के साथ, कौन हमें कैसा ट्रीट कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी जो है वो जीएसटी के कैटेगरी में नहीं आता। एक्साइज ड्यूटी अलग है। ये पेट्रोल वगैरह में लगाया जाता है, ये पेट्रोल वगैरह में लगाया जाता है, ये पेट्रोल वगैरह में लगाया जाता है, अल्कोहल वगैरह में लगाया जाता है, ये सब चीजों में लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसलिए हमारा पेट्रोल इतना महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टैक्सेस लगती है। फिर आता है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी आप जानते हैं, जमीन वगैरह का जो सेल वगैरह होता है, जितना भी लीगल प्रोसेस होता है कोर्ट्स वगैरह में, वो सारे में स्टैम्प ड्यूटी लगता है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह में, सब में स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो जीएसटी के अलावा ये कुछ 3 इनडायरेक्ट टैक्स और हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत अच्छे से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स में। अच्छा, एक सेकंड और। जीएसटी को भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब जीएसटी नहीं हुआ करता था ना, तो बहुत सारा टैक्स हुआ करता था, है ना। बहुत सारा टैक्स हुआ करता था। वैट हुआ करता था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, ठीक है ना। सीएसटी हो रहा था, हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी चलो अभी भी है, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट टैक्स अलग से हुआ करता था, लग्जरी टैक्स हुआ करता था, इंट्री टैक्स होता था, लोकल टैक्स होता, बहुत सारा टैक्स होता था, जिससे हमारा जो प्रक्रिया वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हार्ड बन जाता था। तो जीएसटी ने क्या किया, इन सारे चीजों को खत्म करके सिंपल करने का कोशिश किया। और अभी जो जीएसटी में रिफॉर्म हो रही है वो और भी ज्यादा सिंपल कर देगी चीजों को। तो ये काफी अच्छा कदम है। जीएसटी से और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी चीजें। और डायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया, इनकम टैक्स क्या होता है। और हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके अलावा भी डायरेक्ट टैक्स का कुछ और प्रकार होता है, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, जैसे रियल इस्टेट वगैरह आप लोगों ने खरीदा है और कुछ साल बाद उसका दाम अगर बढ़ जाता है, तो जो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। या आप अगर, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है ना। तो जो आपको स्टॉक्स वगैरह में प्रॉफिट होता है, उसमें आपको कैपिटल गेन्स भरना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी और कुछ छोटे मोटे टैक्स होते हैं जो उतना रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो और भी ज्यादा बहुत लंबी नहीं तो हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्स का 3 बेसिक एग्जांपल है। एक इनडायरेक्ट, एक इनकम टैक्स होता है, एक कैपिटल गेन्स टैक्स होता है और एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको इनकम टैक्स का भी वो जो स्लैब है वो आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको सारा चीज बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो आज का क्लास था वो क्यों इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म होने वाला है, 28% वाला जो स्लैब है उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है, और सरकार क्यों उसको खत्म करना चाह रही है, ठीक है ना। हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि टैक्स भारत में किस तरह से लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से, कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आप लोग को मिली होगी कोई ना कोई जानकारी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खास करके स्टूडेंट्स का सर शेयर करें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें या क्लास 12th में है, जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उन लोगों की काफी हेल्प होगी इकोनॉमिक्स को समझने में, अर्थशास्त्र को समझने में। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आई होप आप लोगों को टैक्स वाला जो चीज है जिससे जनता भागती है
वो आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि हम लोग भी टैक्स देते हैं। इसलिए सरकार से सवाल भी हम लोग को करना चाहिए। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में रोड खराब बनी हुई है, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे एरिया में बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, तो हम लोग को सरकार से सवाल करने चाहिए, क्योंकि टैक्स हम सभी भरते हैं। इनकम टैक्स अभी हम लोग नहीं भरते क्योंकि हम लोग उस ब्रैकेट में नहीं आए। कल को अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग इनकम टैक्स भी भरेंगे। अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। तो जब हम लोग सारा टैक्स भर रहे हैं, जब हम लोग सारा टैक्स भर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को भी सरकार से सवाल करना चाहिए कि हम लोग के लिए डेवलपमेंट का कार्य सरकार करे, क्योंकि सरकार हम लोग से टैक्स ले रही है। आई होप आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। और फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमर्स में आप अपने बच्चों को एडमिट करवा सकते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि एमर्स किड्स जो है, जहां पर आप 3 to 10 तक अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और होम ट्यूशन फैसिलिटी मधुपुर एरिया में अवेलेबल है ये, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का बैच कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी है, और 11 और 12 के लिए भी है, ठीक है ना। वो तो वो एमर्स किड्स में नहीं आता है, वो एमर्स अलग डिपार्टमेंट हो गया। बट एमर्स किड्स में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप कॉल करें। थैंक